नमस्कारः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम काव्य प्रकाश के अनुसार अनुप्रास अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। चलिए अब हम साक्षात कक्षा का प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम काव्य प्रकाश में नवम उल्लास जो प्रारंभ होता है वह वक्रोक्ति अलंकार की व्याख्या से प्रारंभ होता है। वक्रोक्ति के बाद अनुप्रास अलंकार का विषय आता है। अनुप्रास अलंकार का विषय बताते हुए सर्वप्रथम कारिका का एक अंश समझाया जाता है, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और कारिका के इस अंश को ही हम अनुप्रास की परिभाषा के तौर पर भी समझ सकते हैं। इसे हम अनुप्रास की परिभाषा ऐसा भी कह सकते हैं। किसके अनुसार? काव्य प्रकाश के अनुसार। काव्य प्रकाश ग्रंथ आप सभी जानते ही हैं, आचार्य मम्मट जी के द्वारा लिखा गया है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, इस कारिका के एक अंश को हम सभी ध्यान रखेंगे। अब यहाँ वर्ण साम्यम अनुप्रासः जो कहा है उसका अर्थ क्या है, यह भी आचार्य मम्मट जी ने अपने इस ग्रंथ की व्याख्या में स्वयं ही बताया है। देखते हैं। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, यहाँ पर लिखा है कि वर्णों की समानता जो है वह अनुप्रास कहलाती है। तो वर्ण साम्यम अनुप्रासः, ये हम सभी ध्यान रखेंगे। आगे जब व्याख्या की जाती है तो बताते हैं कि स्वर वैसादृश्येपि, यहाँ लिखा है देखिए, स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सादृश्यम वर्ण साम्यम। वर्ण साम्यम अनुप्रासः में जो ये एक भाग है वर्ण साम्यम और दूसरा भाग है अनुप्रासः। तो वर्ण साम्यम को यदि हम इस समस्त पद को अलग विग्रह करके लिखेंगे तो वर्णानाम साम्यम वर्ण साम्यम, इसको क्या कहेंगे हम? वर्णानाम साम्यम, यानी वर्णों की साम्यता। साम्यता माने समानता, तुल्यता। तो यहाँ वर्णों की तुल्यता, इस पद का क्या अर्थ है, इस समस्त पद का क्या भाव है, इसको समझाते हुए कहते हैं कि स्वर वैसादृश्येपि व्यंजन सादृश्यम वर्ण साम्यम। यदि स्वरों की विसदृशता हो, यानी स्वर भिन्न भिन्न हो, स्वर क्या हो? भिन्न भिन्न हो, और व्यंजन सादृश्यम हो, व्यंजनों की सादृश्यता, सादृश्यता माने आवृत्ति हो, व्यंजनों की आवृत्ति हो, तो उसे हम वर्ण साम्यम कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा जी? उसको वर्ण साम्यम कहा जाएगा। किसी पद में, जैसे उदाहरण के लिए पाप शब्द है, पाप। पाप शब्द में देखिए, यहाँ एक ये प व्यंजन है, उसके बाद आ है, उसके बाद फिर प व्यंजन है, फिर अ है। तो यहाँ प, इस व्यंजन की 2 बार आवृत्ति हो गई है, परंतु एक प के साथ तो आ जुड़ा है और दूसरे प के साथ अ जुड़ा है। तो भले ही एक जगह पे एक स्थान पर स्वर जो है वो आ है, दूसरे स्थान पर स्वर अ है, अथवा पापी शब्द ले लीजिए, पापी। यहाँ पर भी देखिए आप, प के साथ यहाँ आ जुड़ा है और यहाँ प के साथ ई स्वर लगा है। तो स्वर तो भिन्न भिन्न है, यहाँ अ है, यहाँ ई है, परंतु व्यंजन समान है। व्यंजनों का क्या है? सादृश्य है। व्यंजनों की यहाँ आवृत्ति हो रही है। तो भले ही स्वरों की आवृत्ति ना हो, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति हो जाए तो उसको वर्ण साम्यम कहा है। यहाँ पर वर्ण साम्यम अनुप्रासः, इस सूत्र में या इस कारिका के अंश में। ये हमारा प्रथम पंक्ति का ये अर्थ हुआ। रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो न्यासो अनुप्रासः। अब यहाँ अनुप्रास शब्द का क्या अर्थ है, इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं आचार्य मम्मट जी। पहले वर्ण साम्यम को स्पष्ट किया। कैसे वर्ण साम्यम को स्पष्ट किया? कि स्वर भले ही भिन्न भिन्न हों, परंतु व्यंजन बार बार वही आ रहे हों, तो उसको वर्ण साम्यम कहेंगे। फिर अनुप्रास किसे कहा जाएगा जी?
रस आदि अनुगतः, जो भी किसी पद्य का, किसी घटना का, किसी कथा का रस हो, अनुकूल रस हो, उस रस के द्वारा क्या हो, रसादि अनुगतः, यानी उसके द्वारा अनुगत होना चाहिए। या फिर ये जो वर्णों की बार बार आवृत्ति कही जा रही है, इस आवृत्ति के द्वारा रस अनुगत होना चाहिए, रस का अनुगमन होना चाहिए। अनुगमन होने का क्या अर्थ है कि रस का यहां छिन्नता ना हो, रस के प्रतिकूल ना हो। बार बार प प प प ऐसा करके आ तो गया, पापी पापः ऐसा करके एक श्लोक के अंदर, एक पद्य के अंदर मान लो दोनों शब्द आ गए, पापी पापः। तो अब पापी पापः तो आप देख रहे हैं, परंतु इस पापी पापः की एक और शर्त ये है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि इन वर्णों की बार बार व्यंजनों की आवृत्ति आने से रस के ऊपर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब यदि नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा तो उसी को कहा जाएगा रसादि अनुगतः। प्रकृष्टः न्यासः, किमस्ति रसादि अनुगतः? रसादि अनुगतः वर्तते प्रकृष्टो न्यासः। न्यासः इत्युक्ते स्थितिः, न्यासः स्थितिः, अवस्थितिः, विशिष्टा काचन अवस्थितिः, प्रकृष्टा उत्तमा अवस्थितिः इत्युक्ते व्यंजनानां वर्णानां विशिष्टा काचन स्थितिः उपस्थितिः, परंतु तत्र रसस्य अपि अनुगमनम् इत्येव अनुप्रासः, यही अनुप्रास है। तो अब फलित अर्थ इसका यही हुआ कि स्वर तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु व्यंजनों की आवृत्ति हो रही हो, व्यंजन सादृश्य हो। उस व्यंजन सादृश्य का रस के ऊपर नकारात्मक प्रभाव न हो, तो ऐसे वर्णों के न्यास को, ऐसे वर्णों की अवस्थिति को, ऐसी वर्णों की स्थापना को, ऐसे वर्णों की आवृत्ति को हम अनुप्रास कहेंगे। तो अनुप्रास के विषय में यह विषय हमें, यह बात सर्वदा हमें ध्यान रखनी है कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात स्वर भिन्न भिन्न होने के उपरांत भी व्यंजन जब एक समान आए, उनकी बार बार आवृत्ति हो और उस आवृत्ति से रस के ऊपर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न हो, ऐसे विशिष्ट न्यास को, ऐसी विशिष्ट वर्णों की बार बार होने वाली आवृत्ति को हम अनुप्रास कहते हैं। यह हुआ हमारा सर्वप्रथम सूत्र काव्य प्रकाश के अंतर्गत। और इसी, क्योंकि काव्य प्रकाश में पूरी वो कारिकाएं बताई गई हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः छेक वृत्तिगतो द्विधा, इस प्रकार से ये कारिकाएं हैं। उन कारिकाओं के ही छोटे छोटे अंशों को लेकर के बात को समझाने की दृष्टि से स्वयं आचार्य मम्मट जी ने ही इनकी एक एक सूत्र बना करके व्याख्या की है। जैसे वर्ण साम्यम अनुप्रासः यह एक सूत्र हुआ, और आगे इसकी यह व्याख्या स्वयं आचार्य मम्मट जी ने की है। हाँ, जो अन्य आचार्य हैं उन्होंने कुछ कुछ शब्दों के भेद से, थोड़ा बहुत तात्पर्य के भेद से भिन्न भिन्न कारिकाएं, भिन्न भिन्न श्लोक, भिन्न भिन्न पद्य या फिर अपने लक्षण जो हैं वो बनाए हैं। अभी हम काव्य प्रकाश के अनुसार, आचार्य मम्मट जी के अनुसार अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में हम तुलनात्मक दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे। तो प्रथम हमारा यह अनुप्रास अलंकार का पहला भाग यहाँ संपन्न हुआ। अग्रिम भाग में हम पुनः आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ लक्षण जो किया है अनुप्रास अलंकार का, उस लक्षण के अनुसार आगे कितने भागों में विभक्त किया गया है, कितने भेद किए गए हैं अनुप्रास अलंकार के, उन सभी के लिए आप अग्रिम भाग की प्रतीक्षा करें। अस्तु, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।